हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और मेरे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं रवि शास्त्री जी, जिन्होंने यूपीपीसीएस 2020 एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और ये सीडीपीओ पोस्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए चयनित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई रवि जी आपको। थैंक यू मैम। कैसी फीलिंग है रवि जी, इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस आपने क्लियर किया? मैम अच्छी फीलिंग है और जल्दी क्लियर हो जाने पे भी और अच्छा लगता है। तो फीलिंग्स बहुत अच्छी है और घर वाले खुश हैं तो फीलिंग्स एक अच्छी फीलिंग आती है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमें, हम सभी दर्शकों को। मैम मेरी स्कूलिंग जो है वो प्रयागराज से हुई है, मैरी लुकस स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज से। और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में प्रयागराज से ही किया है। मैंने अपना मास्टर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। मैम 2016 में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली प्रिपरेशन करा था 2 साल, और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो मैंने एग्जाम को क्लियर किया। रवि जी, क्या हमेशा से ही आपके मन में ये मोटिवेशन था कि यूपीपीसीएस ही एग्जामिनेशन है, आपको क्लियर करना है? क्या कॉलेज के टाइम से ही आपने सोच रखा था? मैम ये जो माइंडसेट था वो मेरा तो कॉलेज के बाद ही डेवलप हुआ था। एक्चुअली मैं अपने 11th 12th की में जब मैं था तो मेरा बायोलॉजी था, मैं मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करता था। और मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन सिक्योर भी किया था जस्ट 12th पास में अपियरिंग। लेकिन मैंने उसे ड्रॉप किया। उसमें समय मुझे ऐसा, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लार्जर एवेन्यू जो है वो सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए मैं फिर सिविल सर्विसेज के लिए गया। जैसे आपने कहा कि जो सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्ट था वो आपने ग्रेजुएशन के बाद डेवलप किया, तो ऐसे क्या ट्रांजिशन हुआ 12th में कि आपने सीधे मेडिकल स्ट्रीम छोड़ के आप आर्ट्स की तरफ आ गए? मैम जब 12th में मेरा एग्जाम था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था उस समय, 2013 की बात है। तो मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड है जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, मैं उनके यहाँ गया था। तो मैंने देखा कि उनका रहन सहन और जो उनकी लाइफ स्टाइल थी और कैसे वर्क कल्चर जो है सिविल सर्वेंट का डेवलप होता है, एक ऑफिसर कल्चर जो होता है जो, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं इस फील्ड को चुनता हूँ, जो कि एक आगे चल के मुझे एक वाइड डायमेंशन प्रोवाइड करेगी और पीपल टू पीपल कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगी। बेशक हम कहते हैं कि 12th एक टर्निंग पॉइंट होता है और आपके लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट है। आप कैसे कुछ एक इंसिडेंट आपकी लाइफ बदल दिया। क्या जैसे आपने बताया कि आपने देखा कि अगर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप सिविल सर्विसेज के लिए आए और इसकी प्रिपरेशन शुरू की, क्या माइंडसेट था जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे? अब जब शुरू शुरू में कोई भी प्रिपरेशन जाता है तो सबको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज अ लॉन्ग जर्नी। ऑल्दो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है, लेकिन सर्टेन अनसर्टेनिटी होती है जो इस एग्जाम से रिलेटेड होती है। तो एक अटेम्प्ट लगे, फिर दूसरे अटेम्प्ट लगे। मैंने पैरेलल में यूपीएससी भी दिया था। मैंने 2 मेंस भी लिखे थे यूपीएससी के लगातार। उसके बाद मैंने यूपी का एग्जाम दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आया था। कुछ मार्क्स से रुक गया था, आई थिंक 5 मार्क्स से मेरा पहला इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट रुक गया था। तो मेरा सेकंड फिर मैंने दिया और फिर मैं इस लेवल पे आ पाया, इस पोस्ट को सिक्योर कर लिया मैंने। तैयारी को कैसे अप्रोच किया, क्योंकि ये बहुत कहते हैं सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो एक समंदर जैसा सिलेबस है, तो कैसे इस सिलेबस को अप्रीहेंड करें और स्ट्रैटेजिकली अपनी तैयारी शुरू करें? मैम सिलेबस की बात सिलेबस से ही शुरू होती है। द फर्स्ट स्टेप फॉर सिलेबस इज सिलेबस। सिलेबस का मैम जो प्रिपेयर करने का तरीका है वो 3 स्टेजेस में बेसिकली सब बताते हैं कि डिवाइड है। ऑल्दो प्री मेंस की जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी हो सकती है और होती ही है, सब करते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में। हमें जो सिलेबस है पहले एग्जाम का, उसे थॉरोली गो थ्रू होना पड़ता है कि क्या डिमांड, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, and when we will understand the demand of the examination then we will become some steps more towards the examination। जैसे आप सिलेबस को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है। मैम स्ट्रेटजी वैसे ही होती है। फिर धीरे धीरे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को जो मतलब कि रिमूवल की प्रोसेस होती है वो प्रिलिमिनरी में ज्यादा होती है। तो ऑब्जेक्टिव हमें वैसे अप्रोच डेवलप करना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड की जा सकती है। प्रीलिम्स क्लियर करने का यही है। और यूपीपीसीएस में
फैक्चुअल चीजें बहुत पूछता है, फैक्चुअल नॉलेज आपको काफी होनी चाहिए। तो मल्टीपल रिविजन के थ्रू ही प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, और करंट अफेयर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी मैम आंसर राइटिंग पे डिपेंड करती है पूरी की पूरी, और आंसर आपका कितना इनोवेटिव हो, आप कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आंसर में, वो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। तो ये मेंस की स्ट्रेटजी। और इंटरव्यू तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है बेसिकली। जैसी आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप वैसे ही रहेंगे तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपने एक शॉर्ट में अपनी तैयारी का ओवरव्यू दिया, बट हम चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की। Yes. तो स्टार्टिंग हम प्रीलिम्स से करते हैं, तो आपने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक अप्रोच डेवलप करना है, तो उस अप्रोच के बारे में हमें और इनलाइटन करें अपने एक्सपीरियंस से। मैम बेसिकली हमें फर्स्टली जो है वो बेसिक बुक के थ्रू गो थ्रू होना रहेगा, जो एनसीईआरटीज हैं सारे क्लासेस की, बेसिकली पॉलिटी, इकोनॉमी और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की बेसिक एनसीईआरटीज। क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है वो जब नॉलेज गेम होता है, तो आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए, हर एक एक्सपेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैम सेकंड स्टेज होता है स्टैंडर्ड बुक्स पे आने का, जो कि जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई हमारी पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गई हमारी मॉडर्न इंडिया के लिए, और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग भी हम रेफर करते हैं। ये एक आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगी, जिसमें फिर आपको मैम टेस्ट सीरीज के थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। और कंटिन्यूअसली जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज, तो आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन क्या होता है। जब आपको दो ऑप्शंस पता हो और दो ना पता हो, तो उसमें इन दैट केस आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। या फिर एक, जिसे एक नॉलेजेबल गेस कहा जाता है, नॉलेजेबल गेस आप कैसे लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में जब आपको ना आता हो। क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 तो आपको आएंगे नहीं, और ना ही आपको उतने अटेम्प्ट भी करने। एक जनरल कट ऑफ होती है, आई थिंक 2020 में वो 95 क्वेश्चन के अराउंड थी। तो आपको एक बेसिक टारगेट रहना रहेगा कि 95 से 100 के बीच में मेरे क्वेश्चंस अगर सही रहेंगे, तो मैं इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर लूंगा। तो एक वही अप्रोच होती है, और वो मैम टेस्ट सीरीज के थ्रू आती है। मल्टीपली अगर हम टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, तो वो एक एज प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू अदर्स। बेशक ही टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, और आपने भी कहा जैसे कि जितना हम टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आपने दो बातें की, नॉलेजेबल गेस और एलिमिनेशन मेथड। मैं चाहती हूँ आप सभी एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देखें उनको बताएं कि इन दोनों तरीका कैसे हम यूज कर सकते हैं इन दोनों तरीकों को। मैम नॉलेजेबल गेस मतलब होता है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है किसी टर्मिनोलॉजी की। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एल नीनो के बारे में, तो एल नीनो के अगर हमें 3-4 एस्पेक्ट्स पता हैं, और हमें एक, अगर कोई उसका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं पता है और ऑप्शन में दिया है कि 1 2 3 या 1 2 या 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव या नन देता है, तो इन दैट केस अगर हमें दो पता है, तो तीसरा हम उससे रिलेट करके एक गेस लगा सकते हैं कि हाँ, अगर ये दोनों एस्पेक्ट मैच करते हैं, तो तीसरा भी उसी के पैरेलल में होगा। क्योंकि अगर आपने पूरी डायमेंशन अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग की होगी, तो आपको पता होगा कि लो प्रेशर बेल्ट कहीं कहाँ क्रिएट हो रही है, हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ क्रिएट हो रही है, उसके कारण कहाँ रेनफॉल ज्यादा हो रहा है या रेनफॉल लो हो रहा है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नॉलेजेबल गेस वही होता है जो हमें एक डायमेंशन के बारे में बताए, जिसकी हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता है हमें, और वो हम दो ऑप्शन को कंबाइन करके तीसरा ऑप्शन को भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। मैम एलिमिनेटिव टेक्निक जो होती है, वो इन दैट केस यूज होती है जब आपको दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, या कोई एक ऑप्शन ना आइडिया हो, या आपको दो ऑप्शन में आइडिया ना हो, दो में एलिमिनेट करना हो। बेसिकली एलिमिनेशन दो में वर्क करता है, तीन में इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। दो ऑप्शन अगर आपको एलिमिनेट करने हैं, तो दो में अगर आपको पता है कि एक ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये दो, अगर दो ऑप्शन वाले अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो इट विल बी अ लार्ज चंक ऑफ क्वेश्चन विच विल बी लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन, एंड इट विल मेक योर एस्पेक्ट ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन प्रॉब्लमेटिक। इन दैट केस आपको दोनों में से एक एलिमिनेट करना ही करना चाहिए, एज अ, तब आप जो है वो एज गेन कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स तभी आपका क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, ये दोनों ही मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा पेपर आपको नहीं पता हो सकता yes. 100%। तो ये दोनों टेक्निक्स काफ़ी काम करती हैं। और किन किन बातों का प्रीलिम्स में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम यूपी पीसीएस की स्पेसिफिकली बात करें तो इस बार से प्रीलिम्स का अ, जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि yes, इसी से आपकी पोस्ट डिसाइड हो रही है। मैम सबसे जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स का, वो है करंट अफेयर्स। और जहाँ जहाँ से 35 क्वेश्चन के करीब आते हैं। अगर मैं यूपी पीसीएस का अगर प्रीलिम्स का पेपर अगर मैं सेक्टर वाइज डिवाइड करूँ,
तो उसमें पहला सेक्टर होता है करंट अफेयर्स विद आई थिंक 30 to 35 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। और एक सेक्टर होता है स्टैटिक क्वेश्चन, जो स्टैटिक क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। और कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, जैसे कि यूपी का बजट, यूपी का इंडिया का बजट, यूपी का सेंसस, इंडिया का सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, तो ये सारी चीजें यूपी में पूछते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपी स्पेसिफिक भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए यूपी स्पेसिफिक के बारे में, यूपी में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, कौन बेसिकली हमें जो कोर नॉलेज को यूपी के डायमेंशन से कनेक्ट करके फिर उसे पढ़ना पड़ेगा। दैट विल बी एन इजियर टू अप्रोच द प्रीलिम्स इन यूपी पीसीएस। ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स की, अब हम बात करते हैं मेंस की। तो जैसे आपने कहा मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं और कितना ज्यादा अपने आंसर को आप क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आप उसके लिए कुछ टिप्स एंड सजेशंस, क्योंकि हमें सभी एस्पिरेंट जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें उन्हें रिसोर्सेस तो पता है, बट जो एक एज की आपने प्रीलिम्स में बात की, वो एज की बात हम आपके एक्सपीरियंस से मेंस में जानना चाहते हैं। मैम मेंस का जो मेरा एस्पेक्ट रहा था वो ये था कि आंसर राइटिंग तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, अपने आंसर को मुझे फैक्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स के थ्रू वैल्यू एडिशन करना है। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मैंने 2018 का जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे जीएस में अच्छे मार्क्स थे, 430 मार्क्स थे आई थिंक। उसमें मैंने यही अप्रोच फॉलो किया था। मैंने हर एक क्वेश्चन में, मतलब जीएस 2 और जीएस 3 में, जो कि एक डायनेमिक पेपर होते हैं जहाँ करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मैंने हर एक क्वेश्चन में डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की थी। कोई भी डायग्राम, आप सन डायग्राम बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप सर्किल डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको 3 एस्पेक्ट डिफाइन करने हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर आपको 4 एस्पेक्ट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चरल एस्पेक्ट डिफाइन, तो आप एक स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, या फिर सन डायग्राम बना सकते हैं। आप बीच में एक सर्किल और किनारे रेल्स बना के अदर डायमेंशन आप कर सकते हैं। ये अप्रोच बहुत अच्छा होता है और ये आपका वर्ड को भी कम करता है और आपका स्पेस जो है एग्जाम में, जो आंसर की जो है आपकी, वो फिलअप करने में भी अच्छा रोल प्ले करता है। और एक मोनोटोनस जो व्यू पॉइंट जो होता है उससे आपको डिफरेंशिएट करता है, जो एक मोनोटोनस आंसर राइटिंग से ये आपको, ये प्रैक्टिस जो है आपको डिफरेंशिएट करती है। और ये जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी का भी और यूपी पीसीएस का, ये आपको बहुत बेनिफिट करता है अगर ये आप अप्रोच फॉलो करते हैं। आपने फैक्ट्स की बात की कि आप हमें यूज करना चाहिए। हाउ टू वाइजली यूज द फैक्ट्स इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम समय रहता है और किस तरीके से अपने आंसर्स को डिवाइड करना है, प्लस ये सारी चीजें भी ऐड ऑन करनी है। मैम समय तो बहुत कम रहता है एग्जामिनेशन में, ये तो अगर आप हल्का सा भी राइट या लेफ्ट होंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से छूट जाएंगे। फैक्ट्स आपको रेगुलर न्यूज़पेपर के थ्रू जो न्यूज आ रही हैं, कंटेम्प्रेरी चीजें, या फिर कोई आर्टिकल, अगर कोई जीएस पेपर 2 में अगर आप देखें पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, अगर कोई आर्टिकल रेगुलरली आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, अगर एडवाइजरी जुरिडिक्शन से अगर कोई आर्टिकल आ रहा है या फिर कोई एपेलेटेड जुरिडिक्शन से आर्टिकल आ रहा है, तो उससे जो रिलेटेड इंसिडेंसेस हैं आपको वहां कोट करना चाहिए। या फिर वो आपका अप्रोच जीएस 4 में भी यूज हो सकता है। जो फैक्ट्स, एनसीआरबी की रिपोर्ट, अगर रेगुलरली वुमेन रिलेटेड कुछ ना कुछ रिपोर्ट या क्राइम रिलेटेड कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो उन्हें हम एक A4 साइज पेपर में कोट कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम के थ्रू, एग्जाम के एक दिन पहले हम उसे गो थ्रू हो सकते हैं। रेगुलरली रिवाइज करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले, टेस्ट के एक दिन पहले भी हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। और जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक इंटैक्ट आ जाएगा, हमारे आंसर राइटिंग एबिलिटी डेवलप ही हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी अगर ये आंसर आएगा तो हमें ये कोट करना ही, जब आंसर ये आएगा तो हमें ये कोट करना है। तो ये एक अप्रोच अच्छा रहता है, उसके लिए भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेस्ट अप्रोच होती है। जैसे आपने हाईलाइट किया कि कितना इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग, तो काफी एक एस्पिरेंट्स के मन में काफी डिलेमा होता है कि कब एक एग्जाम के पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से वो प्रैक्टिस कब से डेवलप करनी है? मैम आंसर राइटिंग अप्रोच जो होता है वो नॉलेज डिमांड करता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपने एक सिलेबस का एक लमसम सेक्शन कवर कर लिया है और अब आप आंसर अपना लिखने के एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, तो फिर आपको तब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई थिंक 3-4 मंथ्स आपको एक सिलेबस के थ्रू एक वन गो थ्रू होना चाहिए रेगुलरली, सिलेबस के जो की पॉइंट्स हैं सिलेबस में। अगर जीएस पेपर 2 में अगर कोई प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन है, तो आप प्रेशर ग्रुप पे आपने कोई नोट्स 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के जो अप्रोचेस होते हैं, आप उस पर नोट्स बना लीजिए, या कोई पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाइए, उनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। और फिर जब आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी हो तो आप वही अप्रोच अपना यूज कर सकते हैं। जब आंसर आपको लिखना हो तो आपको पता रहेगा कि ये
क्वेश्चन आएगा तो मुझे यही चीजें लिखनी है, तब आपको सोचना कम पड़ेगा और आपका टाइम सेव होगा। जो एग्जामिनेशन का जो एक क्लियर करने का मेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये तो हमने बात कर ली रिटर्न की, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की। तो जैसे लास्ट आपने बताया लास्ट टाइम आपका कुछ नंबर से क्लियर होने से रह गया था, अब इस बार कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कैसे आपने अपने आप को तैयार किया था इंटरव्यू के लिए? हम 2018 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। आई थिंक आई गॉट 73 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था। बोर्ड मेंबर भी बहुत कॉर्डियल थे। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बहुत पूछे थे। आप जैसे, मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी था, तो उन्होंने मुझसे इंडियन सोशियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज मैरिज, धार्मिक विवाह क्या होता है, अधार्मिक विवाह क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। उसको मैम प्रिपेयर करने का इंटरव्यू एक यही तरीका है कि आप जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसी पे इंटैक्ट रहिए। आप जो बताना चाहते हैं उन्हें एक तरीके से, उनको प्रेजेंटेशन आपका एक अच्छा तरीका रहना चाहिए और क्रिस्प आंसर आपके क्रिस्प होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। जितना पूछा गया है आप अगर उतना ही बताएंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो इंटरव्यू के बाद रेज होता है, वो उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो लिमिटेड हो जाएंगी। अगर आपने कुछ बताया, मान लीजिए आपसे उन्होंने पूछा किसी बात, किसी चीज में, और आपने उसी में आपने हिंट दे दिया सेकंड क्वेश्चन का, तो इस वे में आपका इंटरव्यू कन्वे आपके हिसाब से होगा कि आप जो आंसर खत्म करते हैं उसी पॉइंट पे दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। दैट विल बी एन important पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू एंड इट विल मेक योर इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू कन्वे मार्क्स। एज कम्पेयर टू 2018-2019 के इंटरव्यू में मेरा बहुत इनफॉर्मल टाइप का इंटरव्यू था। बोर्ड मेंबर कॉर्डियल थे और वो हॉबीज के बारे में पूछ रहे थे और जनरल इश्यूज के बारे में, वो वैक्सीन और वैक्सीन के बारे में उन्हें हॉबीज के बारे में पूछा था। तो मैंने अपनी हॉबी सिंगिंग बताई थी, तो उन्होंने कहा, एक मुझसे सॉन्ग भी सुना था। तो मैंने इंटरव्यू, तो काफी खुश हुए थे बेसिकली। तो आई थिंक सो वो वर्क कर गया। ये मार्क्स रिलीज होंगे तो पता चलेगा। रवि, आप, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और आप इस पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट करें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप जितना शॉर्ट में आंसर देंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की रेज होने में। तो थोड़ा सा इस पे और आप लाइट दीजिए कि किस तरीके से आंसर्स देने हैं, प्रिसाइसली देना है। मैम, अगर अगर इंटरव्यू का जो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट होता है कि आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उसे उतने ही वर्ड्स में कन्वे कीजिए। आई थिंक मुझसे सिडिशन के बारे में पूछा गया था, व्हाट इज वन सेक्शन 124A। तो मैंने उन्हें सिडिशन के बारे में बताया था कि सिडिशन क्या होता है और सिडिशन के डायमेंशंस कितने हैं। और एक सिडिशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है, केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, स्टेट ऑफ बिहार केस 1962 का केस है। तो अगर आप उन्हें ज्यादा आंसर देते हैं, मतलब बहुत ब्रॉड आंसर देते हैं कि सर सेडिशन इज दैट, सेडिशन इज दैट, तो दे विल आस्क यू another question regarding that. I think that will be a problematic to you if you don't know that question. That will be a problematic to you. So you should convey your answer in such a way that the next question which will be raised by the interview member boards, interview board, will be the last part of your answer. अगर मैंने बताया कि सर केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1962, तो मुझसे बाद में पूछेंगे कि केदारनाथ यूनियन का केस क्या है, फिर मैं उन्हें वो बता दूंगा। फिर ऐसे ही आप इंटरव्यू अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये अप्रोच बहुत अच्छी होती है। ये मैंने अपने सीनियर से सीखी थी और मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था कि आंसर आप अपना शॉर्ट रखिए, जितना शॉर्ट रख सकते हैं, दैट विल लिमिट द प्रोबेबिलिटी। डेफिनेटली ये बहुत ही एक ट्रिक है जो आपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आप जाने कि किस तरीके से आप अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। यस। ये आपके हाथ में होता है। रवि जी, हमने आपसे काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात की, आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। एक जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपने कैसे की? मैम, करंट अफेयर्स एक डे टू डे एक्टिविटी है। अगर हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें इन जनरल जो इश्यूज हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम पढ़ सकते हैं। हमें बेसिकली नोट्स मेकिंग की एक हैबिट होनी चाहिए। और स्टडी आईक्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। और जो वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स, मंथली कंपाइलेशंस आते हैं वीडियो के, मैंने यूपी पीसीएस के लिए उसे काफी हद तक रेफर किया था। और यूपी स्पेशल के लिए भी मैंने कुछ करंट जो वीडियोस आते हैं स्टडी आईक्यू पे, मैंने उससे रेफर किया था। इन जनरल मैंने अपने जो न्यूज़पेपर के नोट्स थे, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन में रेगुलर पढ़ता था, और जो वीडियोस एग्जामिनेशन से प्रोवाइड किए जाते हैं स्टडी आईक्यू पे जो प्रोवाइड करते हैं, तो उन तीनों को मैंने कंबाइन करके अपनी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी डेवलप की थी।
कई बार कंफ्यूजन होती है कि कौन सा न्यूज़पेपर रेफर करना है, फिर कितने सारे कंपाइलेशंस पढ़ लें, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, पीआईबी, आरएसटीवी, तो आपको क्या लगता है कि कितना लिमिटेड रिसोर्सेज में परफेक्टली तैयारी करंट अफेयर्स की करनी चाहिए? तो मैम जैसे कि एक दोहा है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज़ को अगर हम टारगेट करते हैं, तो वो अचीवेबल ईज़िली होती है। अगर सबको कोशिश करेंगे कि हम टारगेट करें, तो फिर इट विल बी डिस्ट्रैक्ट अवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। हम एक लिमिटेड, आप चाहे द हिंदू पढ़ सकते हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी आप न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो, आप ईज़िली रीड कर सकें और ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों न्यूज़पेपर में। आप कोई भी एक मंथली कंपाइलेशन मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, जिसमें यूपी पीसीएस एस्पेक्ट कवर किया हो, क्योंकि यूपी पीसीएस का एस्पेक्ट थोड़ा फैक्चुअल होता है एज कम्पेयर टू यूपी पीसीएस यूपीएससी, दैट तो आपको वो एक फैक्चुअल एस्पेक्ट कवर करना है। डे टू डे एक्टिविटीज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, पर्सन इन न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें आपको एक फैक्चुअल एस्पेक्ट में कवर करनी है। और आप रेगुलर का जो अपना न्यूज़पेपर के जो नोट्स आप बनाते रहिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे कि हाँ, ये एक क्वेश्चन रेज कर सकता है, और वो आप साथ में जब आखिरी में कंबाइन कर देंगे, तो आपको दिखेगा कि एक पूरा कम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर्स आपका कवर हो गया है। एग्जामिनेशन के कितने टाइम पहले तक का करंट अफेयर्स स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए? मैम आई थिंक जो एक जनरल ट्रेंड है, कन्वेंशन ऐसा कहता है कि 1 साल तक का आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। फैक्चुअल नॉलेज आपको 1 साल के करंट अफेयर्स की होनी चाहिए। अगर एग्जामिनेशन अभी जिस हिसाब से 13th ऑफ जून को अगर प्रपोज्ड है यूपी पीसीएस 2021, तो आपको मई जून 2020 से लेके मई 2021 तक का करंट आपको एटलीस्ट आपको इसका ब्रॉड एनालिसिस किए रहना चाहिए। आपको थॉरो एक होना चाहिए। ये एस्पेक्ट इतना आपको कवर करना ही करना है। रवि जी, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और फिर यूपी पीसीएस में भी अटेम्प्ट देते हैं, तो यूपी सेंट्रिक न्यूज कैसे कवर करनी है? मैम यूपी सेंट्रिक न्यूज़ के लिए स्टडी आईक्यू ने बहुत करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड किए थे, वो बहुत अच्छा था। एक कंपाइलेशन जो पूरा उन्होंने बताया था कि ये यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ है, यूपी में क्या हो रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, मैं उस पे काफ़ी हद तक रिलाय करता था। और यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ अगर आपको कुछ पढ़नी है, तो यूपी गवर्नमेंट की बहुत सी साइट्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मार्केट में कंपाइलेशन मिलते हैं यूपी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने के लिए। और कुछ पब्लिकेशंस आते हैं जो यूपी स्पेसिफिक, यूपी समग्र करके कुछ ऐसा आता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं उसके लिए। रवि जी, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? कुछ सजेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स? मैम सजेशन यही है कि पेशेंस होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। एक जो सबसे 3 P का कॉन्सेप्ट है, पेशेंस, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन में किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है, किसी को बहुत से अटेम्प्ट लग जाते हैं क्लियर करने में। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन विल डेफिनिटली, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन डेफिनिटली। ये एक एस्पेक्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और जैसे कि आप पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो सब सेफ रहें। और घर में अगर आप एग्जामिनेशन अगर डिले भी होता है, तो आपको एक अप्रोच बना के चलनी चाहिए कि एग्जाम हो चाहे डिले हो चाहे पहले हो, मुझे अपना अप्रोच हमेशा फॉलो करना है, और दैट विल श्योरली लेड टू यू क्लियर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच रवि जी, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की, और सभी एस्पिरेंट्स भी आपकी तैयारी से काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। स्टडी आईक्यू, जैसे आपने कहा, कि स्टार्टिंग से ही आपकी जर्नी में साथ ही रहा है, यस एंड मैम। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एंड टू थैंक यू स्टडी आईक्यू चैनल को, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने की, तो वेरी मच थैंक यू वेरी मच। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, जैसे रवि जी ने 3P का कंसेप्ट बताया, आप भी उसे फॉलो करिए, पेशेंस, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस, और अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।